हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीयूईटी 2023 कॉमर्स डोमेन का पेपर आपका परसों यानी कि 28 ऑफ मई में है। आज आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 एमसीक्यूज लेकर के हम आए हैं। 20 एमसीक्यूज हैं, इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, डिसोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हमने सीयूईटी 2023 के लिए काफी मटेरियल बना करके डाला हुआ है, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सीयूईटी 2023 नाम से बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि एबीसी पार्टनर एक फर्म में दे डिसाइडेड टू शट डाउन देयर बिजनेस, इट विल बी। देखिए, एबीसी एक फर्म में पार्टनर है और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, अगर बिजनेस को ही बंद करने का फैसला कर लिया ना, डिसाइडेड टू शट डाउन देयर बिजनेस, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायर होता है या डेथ होती है, तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम बोलते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बिजनेस भी क्लोज हो गया, तो इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोले। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन है पार्टनरशिप फर्म बी डिसॉल्व। इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा? ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल बट वन पार्टनर, on reconstitution of a partner, sorry, on retirement of a partner, on death of a partner, on admission of a partner। तो देखिए क्या बोला गया इसमें कि कौन सी कंडीशन ऐसे जिसमें पार्टनरशिप को परमानेंटली यानी कंपल्सरीली डिसॉल्व कर दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें जो रिटायरमेंट है, डेथ है, एडमिशन है, इसमें पार्टनरशिप फर्म नहीं डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, नई कंडीशन बनती है, लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती है। लेकिन ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल बट वन पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर को छोड़ के सारे ही पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अकेला पार्टनर नहीं चला सकता पार्टनरशिप को। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी। इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरीली बंद कर दिया जाएगा, मतलब बंद करना ही पड़ जाएगा? व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, on insolvency of a partner, on fulfillment of partnership object, on expiry of period for which partnership was formed। तो देखिए, जब फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, या फिर पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, या पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, या फिर पीरियड जितने के लिए पार्टनरशिप बनाई थी वो पीरियड पूरा हो गया, तो ये जो तीन दिए गए ना, बी सी डी, इनमें तो पार्टनरशिप कंटिन्यू भी रह सकती है आगे। लेकिन जब बिजनेस इलीगल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है, तो पार्टनरशिप को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ता है। गुडविल एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ट्रांसफर टू। पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है, तो पार्टनरशिप की गुडविल को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो देखिए, गुडविल को बिल्कुल एक ऑर्डिनरी एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। और आपको मालूम है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारी एसेट रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है, डेबिट साइड में। तो गुडविल भी डेबिट ऑफ रिलेशन अकाउंट में जाएगी। What does dissolution by agreement means? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का क्या मतलब है? यानी कि आपसी सहमति से डिसोल्यूशन होगा। देखिए, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है बाय एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट से ही अगर इसका डिसोल्यूशन हो, तो उसको एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट बोलेंगे। तो इसमें क्या आएगा? डिसोल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, डिसोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद a कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, ओनली ए एंड बी अबव। तो इसका आंसर होगा ओनली ए एंड बी अबव, क्योंकि एग्रीमेंट से डिसॉल्व करना है तो सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है पहले उसके हिसाब से। तो ए और बी अगर दोनों फुलफिल होते हैं, तो एग्रीमेंट बाय डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट माना जाता है। In case of dissolution of partnership firm, losses including deficiency of capital shall be paid in following three ways. You have to choose correct sequence. देखिए, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, तो जो लॉसेस हैं पार्टनरशिप की और जो कैपिटल की डेफिशिएंसीज हैं, इनको किस तरह से पे करते हैं? आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर पीएसआर। तो ये आपको बताना है सीक्वेंस में कि पहले कहां से लॉस को लिया जाएगा, फिर कहां से, फिर कहां से। तो सबसे पहले तो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले आप प्रॉफिट से देंगे, तो पहले नंबर पे आपका 2 होना चाहिए। तो ये पहले वाले में और
तीसरे में, यानी ए और सी में तो 1 और 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये दोनों थे, इन दोनों में से कोई होगा। तो सबसे पहले आप लॉसेस को प्रॉफिट से कवर करेंगे, उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से कवर करेंगे, तो दूसरे नंबर पर आपका आएगा 1। तो 2 के बाद 1 केवल इसी में है, तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 2 का 3 है। तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है लॉसेस को, उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, उसके बाद इंडिविजुअली इन पी एस आर, यानी कि 2, 1, 3। तो ये ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द 4 वेज इन विच एसेट ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो फर्म की एसेट को आप किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले आप आउटसाइड डेब्ट देंगे, या बैलेंस ऑफ कैपिटल का पेमेंट करेंगे, या लोन एडवांस बाय पार्टनर, या पेमेंट ऑफ पार्टनर्स इन पीएसआर, या पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग में पीएसआर। तो देखिए, सबसे पहले आउटसाइड डेब्ट का पेमेंट होगा, यानी कि 1। उसके बाद आप लोन एडवांस बाय पार्टनर, यानी कि 3। उसके बाद फिर आप आउट देंगे, सॉरी, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2। और लास्ट में पेमेंट ऑफ टू पार्टनर इन पीएसआर, यानी कि 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 सी में है, तो आंसर सी होगा। सॉरी, देखिए 8, in case of dissolution of a partnership firm, loan of a partner X was 8700, he was paid 9000, 8700 लोन है, और उसको 9000 रुपए का पेमेंट किया। हाउ वुड इट बी रिकॉर्डेड। तो देखिए, जब पार्टनर का लोन पेमेंट करते हैं तो एंट्री बनती है लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो 87 शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश, कैश के क्रेडिट में तो शो करना है, लेकिन 87 ने उसको 9 दिया तो 9 करना पड़ेगा। फिर 9000 वॉज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, 9000 क्रेडिट में, ये सही है, लेकिन क्या अभी ये अधूरा है, क्योंकि 300 का जो नुकसान हुआ उसको भी दिखाना पड़ेगा। 9000 वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट ऑफ कैश एंड 300 ऑन द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन। 300 रुपए क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन में नहीं गलत है, क्योंकि लॉस हुआ है तो वो डेबिट में आएगा। तो ये आएगा 9000 वॉज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट ऑफ कैश एंड 300 ऑन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, तो आंसर होगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 9, if both firms debt and private debt coexist then they are paid according to, यानी कि डिसोल्यूशन के समय अगर फर्म के डेब्ट भी हो और प्राइवेट डेब्ट भी हो, को एग्जिस्ट करें, दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो किस तरह से पेमेंट होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि फर्म्स एसेट्स आर यूज टू पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट, फर्म के एसेट से फर्म के डेब्ट पे करेंगे, एंड प्राइवेट एसेट पर प्राइवेट डेब्ट, प्राइवेट एसेट से प्राइवेट डेब्ट पेमेंट करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, फर्म्स एसेट आर यूज्ड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट, फर्म के एसेट को पहले फर्म के डेब्ट यूज करेंगे, बैलेंस गिवन टू पार्टनर एज पर देयर क्लेम, बाकी पार्टनर्स का जो क्लेम होगा उसके हिसाब से उन्हें दे दिया जाएगा, और प्राइवेट एसेट आर यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट डेब्ट, दूसरा ऑप्शन ये दोनों सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, फर्म एसेट्स आर यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट, फर्म के एसेट को फर्म के डेब्ट यूज करेंगे, एंड बैलेंस गिवन टू पार्टनर एज पर देयर क्लेम, बाकी पार्टनर्स को उनके क्लेम के हिसाब से दे देंगे। फिर प्राइवेट एसेट्स आर फर्स्ट यूज टू पे प्राइवेट डेब्ट, प्राइवेट एसेट को पहले प्राइवेट डेब्ट यूज करेंगे, जो बच जाएगा उसको यूज करेंगे फर्म के डेब्ट के पेमेंट के लिए, ये सही है, तो ऑप्शन सी आएगा। अगर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं तो पहले फर्म के एसेट से फर्म के डेब्ट पेमेंट करते हैं, और फिर जो बच जाता है पार्टनर को उनके क्लेम के हिसाब से दे दिया जाता है। और प्राइवेट एसेट से पहले प्राइवेट डेब्ट पे करते हैं, जरूरत पड़ती है तो फिर फर्म के डेब्ट से पेमेंट करते हैं, ये सही इसका सी आंसर होगा। Next, on dissolution of partnership firm X, a partner has paid realization expenses of firm. What should be the correct journal entry for this? रियलाइजेशन एक्सपेंसिव जब भी पे किया जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होना ही है, लेकिन क्या लिखा है कि ये एक्स एक पार्टनर ने उसने पे कर दिया है फर्म के बिहाफ पर, अगर फर्म खुद पे करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश होगा। लेकिन क्या लिखा है, एक्स एक पार्टनर ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि करना तो फर्म को कहा पर एक्स ने कर दिया, तो इसका मतलब आंसर इसका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स को क्रेडिट दे दिया जाएगा जिस पार्टनर ने पे किया है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म WCR एग्जिस्ट एट ₹60,000, एक फर्म के डिसोल्यूशन के समय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी 90,000 है। व्हाट वुड बी करेक्ट एंट्री फॉर दिस, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए। तो देखिए, जब भी WCR के अगेंस्ट लायबिलिटी होती है ना, तो जितनी लायबिलिटी है वो आप ट्रांसफर कर देते हैं पहले WCR किसमें, रियलाइजेशन। लेकिन यार WCR 60 है और लायबिलिटी 90 है, तो पूरा ही ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको WCR, तो आप करेंगे WCR को ट्रांसफर करने के लिए WCR क्रेडिट होता है, डेबिट करेंगे WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि ये एंट्री
तीन जगह दी है, लेकिन ये यहाँ तो 90 लिखा हुआ है ना, तो 90 तो ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि WCR आपका 60 है, तो इसी में है बस 60। तो यही आंसर होना चाहिए। देखो क्या होगा, सबसे पहले WCR डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 90, और फिर पेमेंट करेंगे तो रिलेशन डेबिट टू बैंक 90। तो ये सी में जो दो एंट्रीज हैं, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट में 60,000 का, और फिर 90,000 लाइबिलिटी पे कर देंगे। सी ऑप्शन। Resolution expenses amounted to 12,000, of which 7,000 is to be borne by partner X, balance by the firm। 12,000 रुपए डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं, 7,000 रुपए एक्स ने देने, बाकी फर्म ने देने। These expenses were paid by X, ये एक्सपेंसेस एक्स ने दे दिए। What would be correct entry for this? तो देखिए 12,000 में से 7 तो एक्स नहीं देने थे ना, एक्स ने पूरे दे दिया, तो 7 दे नहीं थे, 5 उसने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 5, ये वाले जितने उसने एक्स्ट्रा दे दिए, फर्म उसको अपना खर्चा मानते हुए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। आगे 12 दिए तो उसमें 7 तो दे नहीं थे, 5 एक्स्ट्रा दिए, उसके लिए उसको क्रेडिट मिल जाएगा। एम is a partner in a firm. He was allowed a remuneration of 18,000 to look after dissolution। देखिए 18,000 रुपए हमको दिया जाएगा डिसोल्यूशन को लुक आफ्टर करने के लिए, और सारे एक्सपेंसेस रियलाइजेशन को से बियर करने पड़ेंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 25,000 which were paid by फर्म ने पे कर दिए। व्हाट वुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर दिस? इसके लिए करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो देखिए इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है, जब किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन लुक आफ्टर करने के लिए रेम्यूनरेशन देते हैं, तो देखना पड़ता है कि उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की जिम्मेदारी भी दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पर तो बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको बियर करने हैं, तो ये 18,000 उसको दे दिए, 25,000 का खर्चा हुआ, तो 25,000 देने किसने थे? एम ने देने थे, लेकिन दे दिए फर्म ने। तो अब फर्म क्या एंट्री करेगी? फर्म कहेगी भाई देखो, जो हमने 18,000 रियलाइजेशन लिए थे वो तो हमारा खर्चा था, तो फर्म करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये 18,000 फर्म अपना खर्चा मानेगी जो एम को दिए हैं। जो एक्स्ट्रा 7,000 दिए फर्म ने वो एम डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 हो जाएगा। और टू बैंक 25,000 रुपए फर्म पूरा पेमेंट कर रही है, ये बैंक से। तो इस 25,000 में फर्म अपना खर्चा मान लिया कितना? 7, और सॉरी 12, 18, और बाकी 7,000 रुपए देने पड़ेंगे पार्टनर है। तो आंसर इसका आएगा डी वाला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,000, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 टू बैंक 25। At the time of dissolution, there is no information about an asset. It is considered to be valueless। अगर रियल डिसोल्यूशन के समय कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो किसी भी एसेट की वैल्यू को निलवाने का वैल्यूलेस मानेंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी के बारे में ना हो तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो देखिए तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो जीरो बन जाती है, वैल्यूलेस होती है। लेकिन अगर लाइबिलिटी के बारे में नहीं है तो उसको फुल पेमेंट आपको करनी पड़ेगा। तो आंसर सी होगा, पेड इन फुल। At the time of dissolution of a partnership firm, X, a debtor of 25,000, agreed to pay realization expenses 28,000 in full settlement। देखिए जब डिसोल्यूशन हुआ था, एक डेटर था 25,000 का, उसने कहा कि मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 28,000 रुपए उसको फुल पेमेंट कर दूंगा, फुल सेटलमेंट में पे कर दूंगा। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिलेशन डेबिट टू बैंक 25 जो डेटर की वैल्यू है, या फिर नॉट रिकॉर्डेड, या रिलेशन टू एक्स यानी कि जो एक्सपेंसेस की वैल्यू है, या रिलेशन डेबिट 28 टू एक्स 25 टू बैंक 3। तो इसमें क्या है कि किसी भी एसेट को अगर यूज किया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये नॉट रिकॉर्डेड होगा। डेटर एसेट है, उसने लाइबिलिटी जो रिलेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी ले ली है, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आउटसाइड सेटलमेंट होता है। A partner X has taken a loan of 7,000 from the firm. Choose correct option. Choose correct journal entry for this। देखिए पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, X has taken a loan of 7,000 from the firm। X ने फर्म से लोन लिया हुआ है 7,000 रुपए, दिया नहीं है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तब तो सिंपल है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अप है। लेकिन अगर फर्म से लोन लिया है तो फिर क्या होगी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी लोन अकाउंट। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। एक्स पार्टनर है तो एक्स के कैपिटल में डेबिट कर देंगे और एक्स का लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 12,000।
but there is no investment in the books as it is sold of last year. How will IFF यानी investment fluctuation fund be treated? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 रुपए है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे आईएफएफ को ट्रीट करोगे? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो इसको डाल देते रिलेशन के क्रेडिट में, लेकिन अगर नहीं होता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो सी होगा आंसर, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, लोन ऑफ ए पार्टनर ए टू द फर्म इज 90,000। His capital account shows a debit balance of 55,000. How will it be recorded? एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ 90,000 का और 55,000 उसकी कैपिटल डेबिट है। तो देखिए क्या है, लोन अमाउंट है 90,000, कैपिटल डेबिट है 55। नॉर्मली आप क्या करते हैं, अगर लोन 90 होता है तो आप सीधा करते हैं एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 90,000। लेकिन अगर कैपिटल डेबिट है तो लोन जितनी कैपिटल डेबिट है उतना लोन का अमाउंट आपको पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यानी कि लोन तो डेबिट हो गया 90, टू कैपिटल 55, और फिर जो बच गया वो टू बैंक होगा। तो अब देखिए इस हिसाब से एंट्री आपकी बनेगी। अब अगर बनाएंगे तो लोन डेबिट 90, उसके बाद आप करेंगे टू कैपिटल 55,000, और बाकी जो बच गया वो टू कैश या बैंक 35,000। ये एंट्री बननी चाहिए। तो अब इसको देखना है आप कहां पर ये एंट्री हुई है। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया और कैपिटल डेबिट आती है तो जितनी कैपिटल डेबिट है उतना लोन का अमाउंट पहले कैपिटल में जाएगा। तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट, a bill receivable of 15,000 was received from the debtor case. This was dishonored during the course of dissolution. 60 paise in a rupee was realized from the estate of K. What would be correct entries for this? 15,000 रुपए का बिल है और डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया मतलब आपने बैंक से डिस्काउंट कराया होगा। 60 पैसे इन रुपीस में मिलेंगे आपको। क्या एंट्री या क्या एंट्रीज आप करेंगे? तो देखिए, जो बिल डिसऑनर होने की एंट्री होती है, आप 11th क्लास में थी, आप इसको समझिए कि जब बिल डिसऑनर होता है तो जितना पैसा आपको मिल रहा है पहले आप वो पैसा रिकॉर्ड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 15,000 का बिल है और 60% पैसा आपको मिलेगा। 60 पैसे 60 पैसे मतलब 60, और एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको 15 6 या 19 9,000 रुपए मिलेंगे। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री आ गई। ठीक है, ये भी हो सकती है, लेकिन एक और एंट्री भी बननी है इसमें आप बैंक को पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आंसर बी होगा। इसमें दो एंट्री बनेंगे, पहले आप पैसा लेंगे जो मिल रहा है 60 पैसे 1 रुपए में बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर आप बैंक का पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फुल 15,000। देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेटर्स वर एग्जिस्टिंग एट अ वैल्यू ऑफ 18,000। At the time of dissolution of partnership, debtors were existing at a value of 80,000. Provision for bad and doubtful debt was 12,000. Debtors amounting to 18 were proved to be bad. If all balances of assets and liabilities are already transferred to realization account, how will it be recorded? देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। सारी एसेट और लाइबिलिटी आप पहले ट्रांसफर कर चुके हैं। तो डेटर जो आपने यहां लिख दिए होंगे 80,000, और जो प्रोविजन है 12,000 वो आप यहां लिख चुकेंगे बाई प्रोविजन ऑन डेटर्स 12,000। तो ये सब बंद हो चुका है। अब जब पेमेंट मिला आपको डेटर से तो 18,000 हो गए बैड। 80,000 के डेट थे, 18 बैड हो गए। तो अब ये देखिए 12,000 प्रोविजन से कवर करेंगे, ये आप लिख के छोड़ते हैं रिलेशन। तब आप यहां लिखेंगे ना बाई बैंक और सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। तो इस हेडिंग के अंदर आप जितनी भी एसेट लिखते हैं उसको दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप डेटर 80 माइनस 18 62,000। तो आपको डेटर से 62,000 रुपए मिले। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट मारे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 62,000। तो ये आंसर सी हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये कंप्लीट आपका देखिए 20 क्वेश्चन का एक सेट हमने बनाया था, पूरा हो गया है। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़िए, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी मटेरियल उसको भी देख सकते हैं। और पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। चलो।